मंचावर बसलेले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे वरिष्ठ नेतेगण, भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्री आशीष शेलार, श्री प्रकाश मेहता, श्री राम कदम, श्री दीपक निकाल जी, श्री विजय कामले, श्री मनोज कोटक, सरदार तारा सिंह और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने महाराष्ट्र में पहले भी चुनाव सभाएं की है और इस बार भी चुनाव सभाएं कर रहा हूं। मैंने जरा महाराष्ट्र वालों से शिकायत की है। मैंने शिकायत ये की कि जब लोकसभा का चुनाव था, मैं स्वयं उम्मीदवार था, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था। तब मैं जब महाराष्ट्र आता था 5 महीने पहले, तो इससे आधी भीड़ भी नहीं आती थी। कमाल लोग हो यार, मैं शिकायत कर रहा हूं, आप लोग ताली बजा रहे हो। लोकसभा के चुनाव समय मैंने महाराष्ट्र में इन दिनों जो जन सैलाब आता है, आधी भीड़ भी नहीं आती थी। शिकायत के साथ साथ मैं मुंबई और महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस विराट जनसागर के लिए। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं इस व्यापक जन समर्थन के लिए। भाइयों बहनों, हवा का रुख बदल चुका है। चाहे बाहुबली हो या चाचा भतीजे हो, कोई बचने वाला नहीं। हर सितम की भी एक सीमा होती है। हर जुल्म के बाद एक आक्रोश जन्म लेता है और महाराष्ट्र में मैं हर चेहरे पर वो आक्रोश की अनुभूति कर रहा हूं। यही महाराष्ट्र की धरती है जहां से एक मंत्र गूंजा था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण आजादी, आधी अधूरी नहीं। इसी धरती पर से आवाज उठी थी, संपूर्ण आजादी। 2014 में फिर एक बार वही आवाज, संपूर्ण बहुमत। संपूर्ण बहुमत। और महाराष्ट्र इस संपूर्ण बहुमत की ताकत क्या होती है?
ये भली भांति समझता है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे कि तुम्हारे, इसका झगड़ा चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज हर किसी के हैं, हर युग के हैं। न वो किसी एक युग के हैं, वे अनंत अनंत युग के महापुरुष हैं। मैं जरा हमें दिन रात गालियां देने वालों को कहना चाहता हूं, श्रीमान शरद राव, अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इतना प्यार था, उनका भव्य सपना स्मारक बनाने के सपने कितनी बार दिखाए गए, क्यों बना नहीं पाए? और आज चुनाव आया तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आई। बाबा साहब आंबेडकर के स्मारक के लिए कितने सालों से संघर्ष चल रहा है, लोग तड़प रहे हैं। जिस महापुरुष ने भारत को संविधान दिया, उसका सम्मान करना आपको नहीं आया, और आप सिर्फ वोट की राजनीति करते रहे। मैं महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं विश्वास दिलाता हूं, 15 अक्टूबर के बाद जो नई सरकार बनेगी, वो आपका सपना पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। भाइयों बहनों, राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। हिंदुस्तान की राजनीति नए युग में प्रवेश कर चुकी है, और पुराने तराजू से राजनीति की चर्चा करने वालों के लिए हो सके उतना जल्द इन नए युग की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। देश के नौजवान की आशा आकांक्षाएं विकास की अदम्य इच्छा, आधुनिक भारत, आधुनिक मुंबई, आधुनिक महाराष्ट्र, ये देखने की तमन्ना, अब लोग ज्यादा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। पुराने सारे समीकरण समाप्त हो चुके हैं। जात पात की राजनीति अब कल का विषय बन जाने वाला है। वोट बैंक की राजनीति को जगह नहीं रहने वाली है। देश विकास की राजनीति पर चल पड़ा है, और सब समस्या का समाधान एक ही राह पर है। एक ही राह पर उस समस्या का समाधान मिलने वाला है, और वो राह है विकास। हमारा देश आधुनिक क्यों नहीं बन सकता है? हमारे देश के जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ सकता है? आज गरीब व्यक्ति भी अपने घर में अगर टीवी है तो बदली हुई दुनिया को देख करके सोचता है, मेरा देश ऐसा कब बनेगा? उसके दिल में भी इच्छा जगती है। और क्या 125 करोड़ का देश ये अपना पराक्रम पुरुषार्थ के द्वारा विश्व के सामने खड़ा नहीं हो सकता है क्या? यही तो देश है, हमारे ही तो पूर्वज थे जिनके पराक्रम के कारण ये देश दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था।
भाइयों बहनों, मैं उस तेजस्वी युग की कल्पना कर करके आप लोगों की सेवा में समर्पित हूं। मैं छोटे सपने देखता नहीं हूं और बनने के सपने नहीं देखता हूं, कुछ करने के सपने देखता हूं और करने का संकल्प लेकर के चलता हूं। और आज मैं महाराष्ट्र में आया हूं, वो कुछ कर दिखाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मुझे देश की गली मोहल्ले की हर चीज का पता लगने लगा है, बारीकियों को मैं समझने लगा हूं और मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं, मुंबई और महाराष्ट्र के आगे गए बिना देश आगे नहीं जा सकता है। अगर मुंबई और महाराष्ट्र रुक जाएं तो देश भी रुक जाएगा, और मुंबई महाराष्ट्र चल पड़े तो देश भी चल पड़ेगा। भाइयों, ये सामर्थ्य है इस भूमि में, यहां के लोगों में वो पराक्रम है। लेकिन कठिनाई ये है कि 15 साल आपने बर्बाद कर दिए। ऐसे लोगों के हाथ में इतना महान राज्य दे दिया, इतना महान राष्ट्र दे दिया लोगों को, महाराष्ट्र, और उन्होंने अपनी ओछी राजनीति का उसे एक मैदान में परिवर्तित कर दिया। जेब भरने के लिए भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। भाइयों, ये 15 अक्टूबर 15 साल के पापों को धोने का पुण्य अवसर है, पुण्य अवसर है। 15 अक्टूबर 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्यु घंट के लिए आपको मौका दे रहा है। और भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर आसुरी शक्तियों का विनाश कर सकते थे सुदर्शन चक्र की तरह। 21वीं सदी में ये सुदर्शन चक्र आपकी उंगली पर है। कमल पे बटन दबाइए, कमल पे बटन दबाइए, आसुरी शक्तियों का, आसुरी विचार का, आसुरी परंपरा का नाश हो जाएगा। भाइयों, ये सामर्थ्य है आपकी उंगली में। आप महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की ताकत आपकी एक उंगली में है। आप अपनी ताकत को पहचानिए, बदलाव का संकल्प कीजिए। मुंबई को हिंदुस्तान की सर्वाधिक आधुनिक, और मैं ये बात जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, सर्वाधिक आधुनिक मेट्रो क्यों न मिले? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? समय से पहले मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन उनकी योजना में नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, हमें मौका दीजिए, हम मेट्रो दे देंगे। विकास नई ऊंचाइयों पर होना चाहिए। आप मुझे बताइए, एक जमाना था मुंबई की पहचान फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में हर हमेशा याद रही है। लेकिन उस मुंबई को दुनिया का फाइनेंशियल कैपिटल हम क्यों नहीं बना पाए? क्या कमी रही हमारे में? ये भारत का जेब यहां है, वो दुनिया का जेब क्यों नहीं बन सका? किसी ने तो सोचने की जरूरत थी। सोचा जा सकता है और आज भी उसको पाया जा सकता है। एक इच्छा शक्ति चाहिए, कुछ कर गुजरने के सपने चाहिए, चीजों को हासिल किया जा सकता है।
ये हमारा मुंबई हिंदुस्तान का स्किल कैपिटल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मुंबई में न बसते हो। अगर उन्हीं हुन्नरों में, उन्हीं हाथों में अगर हुन्नर हो, अगर उन्हीं भुजाओं में बल हो, तो ये मानव समूह, ये युवा शक्ति, सपने लेकर के गांव छोड़ करके आया हुआ नौजवान भारत का भाग्य विधाता बनने में अपना भी योगदान दे सकता है। ये स्किल कैपिटल बन सकता है मुंबई। स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मिशन चल सकता है। भाइयों बहनों, मेरा एक सपना है और सपना है मतलब मेरा सपना संकल्प ही होता है, सपना सपना नहीं होता है। और जब संकल्प कर लेता हूं तो जान की बाजी लगा देता हूं। और सिद्धि करके ही छोड़ता हूं। मेरा संकल्प है, मेरा सपना है, हिंदुस्तान के 500 शहर, इन 500 शहरों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अर्बन डेवलपमेंट का मेरा मिशन है। हर शहर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इस प्रकल्पों को मुझे लागू करना है। 100 ग्राम की कूड़ा कचरा खोजने पर भी न मिल जाए, ऐसे साफ सुथरे नगर बन जाएं और उस वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट हो। वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने का एक बड़ा जज्बा खड़ा करना है। उसी कूड़े कचरे में से फर्टिलाइजर बने, उसी कूड़े कचरे में से कंस्ट्रक्शन के लिए द बेस्ट क्वालिटी की ईंटें बनती है। उसी कूड़े कचरे में से बिजली पैदा हो, उसी कूड़े कचरे में से कोयला पैदा हो, सफाई की सफाई हो जाए और कचरे में से कंचन पैदा हो जाए। ये काम करना चाहता हूं। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे संभव है और उसमें भी मुझे आगे बढ़ना है। आज शहर और गांव के बीच झगड़ा चल रहा है। गांव वाला कहता है शहर वाला हमारा पानी उठा के ले जाता है। किसान क्या करेगा, मरेगा क्या? इसका उपाय है मेरे पास। शहर का जो गंदा पानी है उसको रिसाइकल करके वो पानी खेतों में वापस देना, ताकि वो पानी भी अपने आप में फर्टिलाइजर होता है। उसको क्लीन करके भेजना। और हर शहर के बगल में जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं और वो सब्जी शहर में आती है, लेकिन आजकल वो सब्जी केमिकल फर्टिलाइजर वाली आती है। ये जो कूड़ा कचरा उठाएंगे और उसमें से जो नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार होगा वो उस गांवों को देंगे, वो पानी उन गांवों को देंगे। सब्जी ज्यादा पैदा होगी, ज्यादा सब्जी शहर में आएगी, ज्यादा आएगी तो सस्ते में सब्जी मिलेगी, सस्ते में सब्जी मिलेगी तो न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। गरीब आदमी भी सब्जी खा पाएगा, उसके आरोग्य को लाभ होगा। सफाई के कारण आरोग्य को लाभ, आहार में सब्जी आने के कारण आरोग्य में लाभ और शहर शुद्ध होने का फायदा। ये काम हो सकता है। मैंने पक्का हिसाब लगाया है, ये काम होगा। और जब गांव वालों को ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बच जाएगी। वो केमिकल फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी बचेगी उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए देंगे, ताकि प्रोजेक्ट वायबल बन जाए और पीपीपी मॉडल पर लोग आ जाएं। भाइयों बहनों, क्या पूरे मुंबई को इसका लाभ नहीं मिल सकता?
आसपास के शहरों को नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र के सभी शहरों को नहीं मिल सकता है। दुनिया के सारे शहर साफ सुथरे हो, हमारे क्यों ना हो। भाइयों बहनों, टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया के पास जो नहीं है उतना सारा सामर्थ्य हमारे पास है। टूरिज्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हमारा देश बन सकता है। हजारों साल की विरासत हमारे पास है, लेकिन लोग आते नहीं क्यों? यार, गंदगी बहुत है। एक बार मैसेज चला गया जगत में, अब हिंदुस्तान साफ सुथरा है। आप देखिए, दुनिया हिंदुस्तान में टूरिस्ट के नाते आती है कि नहीं आती है। और टूरिज्म एक ऐसा व्यवसाय है कि जहां कम से कम पूंजी लगा करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी टूरिज्म से कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, मंदिर के बाहर फूलहार बेचने वाला कमाएगा, प्रसाद बेचने वाला कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, गोली बेचने वाला कमाएगा, चॉकलेट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जिन मूलभूत बातें हैं, और मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में टूरिस्ट जाएगा तो सबसे पहले मुंबई आएगा कि नहीं आएगा? मुंबई के आए बिना कहीं जा सकता है क्या? वो घर से निकलता है तो सबसे पहले एड्रेस मुंबई का लेकर के ही आता है। बताइए, पूरे मुंबई की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? भाइयों बहनों, इतनी संभावनाएं पड़ी है, उन संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। आप मुझे बताइए, अभी तो हमारी सरकार को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। अगर किसी राज्य की सरकार होती है तो अभी तो स्वागत समारोह चलते होते, मालाएं चलती होगी। मैं दूसरे दिन से ही नौकरी पे लग गया, कहीं माला वाला पहनने के लिए गया नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक 60 साल से राज कर रही है। 60 साल से कर रही है कि नहीं कर रही है? 60 साल से कांग्रेस का एक चक्री राज है कि नहीं है? जरा जवाब तो दीजिए। ऐकलं का? कळलं का? कि नाही कळलं का? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी 60 साल में अपने काम का हिसाब दिया है आपको? हिसाब दिया है क्या? वादे किए, वादों का जवाब दिया है? घोषणाएं की, घोषणाओं का जवाब दिया है? 60 साल तक उन्होंने तो कोई हिसाब नहीं दिया, और मोदी का 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखो। खुद को किसी ने कोई हिसाब नहीं दिया, मेरा हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, उनको हिसाब देना जरूरी नहीं लगा। उनके लिए जनता कोई माना न रखती है, कोई मायना नहीं रखती है, क्योंकि वे प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्रियों के घरों में पैदा हुए हैं, मंत्रियों के घरों में पैदा हुए हैं। वो अपने अपनी बराबरी के लोगों से बात करते थे, उनका काम चल जाता था। मैं तो आपके बीच में पैदा हुआ हूं, आपके जैसे ही जगत जीवन से आया हूं। मैं गरीबों में पैदा हुआ हूं, गरीबी में पला हूं, और इसलिए
उन्होंने भले हिसाब दिया हो न दिया हो, मैं तो मेरे लोगों को हिसाब दे के ही रहूंगा। पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा मेरे भाइयों बहनों। अभी मुझे पूछ रहे हैं महंगाई का क्या हुआ। मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? महंगाई बढ़ती रुक गई कि नहीं रुक गई? ये आप बोल रहे हैं ना? आइए बाहर भी बोलिए, सिर्फ मुझे मत सुनाइए। कोई अच्छा डॉक्टर होता है, किसी को बुखार आता है तो पहले क्या करता है? अच्छा डॉक्टर पहला काम यह करता है कि बुखार बढ़ना नहीं चाहिए। पहला काम यह करता है, बुखार को रोको, पहले उसको स्टेबल करो, फिर नीचे उतारता है। हमने बुखार, महंगाई के बुखार को अटका दिया है। अब ये बुखार नीचे उतरेगा, पक्का उतरेगा। आप मुझे बताएं दोस्तों, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है। इन नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर रोजगार कहां से मिलेगा? अगर कारखाने नहीं लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं खुलेंगे, तो लोगों को रोजगार कहां से मिलेगा? और इसलिए हम चाहते हैं कि विदेशी पूंजी हिंदुस्तान में आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, विदेश के लोग यहां कारखाने खोले, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में धन लगाएं, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे देश की सकल सूरत बदले और यहां जो माल पैदा हो और दुनिया के बाजार में बिकना शुरू हो जाए। ये काम की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हमारे कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि 10 साल में कुछ कर नहीं पाए और मोदी रुकता नहीं है, रोज नया कुछ करता है। आप देखिए, इतने कम समय में $100 बिलियन, करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपया, $100 बिलियन वीजा की एप्लीकेशन लगा करके बैठे हैं। क्या मुंबई वालों को भी इतनी देर लगती है क्या? जापान गया, उसने वादा किया $3 ट्रिलियन हिंदुस्तान में पूंजी निवेश करेगा। चाइना के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने कहा $20 बिलियन। अभी अमेरिका गया, वहां के उद्योगकारों ने कहा $42 बिलियन। करीब $100 बिलियन। अगर महाराष्ट्र में अच्छी सरकार बनी, पूर्ण बहुमत वाली बनी, भाजपा की सरकार बनी, तो ये रुपये खींचने की ताकत जिसमें होगी वो राज्य ले जाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर जाएगा। मेरे यहां विकास की स्पर्धा का माहौल होगा। जो राज्य दम दिखाएगा उसका नसीब खुल जाएगा। भाइयों बहनों, ये सब कुछ संभव है। आपको याद है हमारे पॉलिटिकल पंडितों का हाल क्या है? 5 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप अखबार सारे याद कर लीजिए, ये पॉलिटिकल पंडितों की बातें याद कर लीजिए। वो कहते थे, मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, ठीक है गुजरात में मोदी ने कर लिया, हिंदुस्तान में कौन पहचानता है मोदी को। ये भाजपा वालों ने बड़ा जुआ खेला है। उन्होंने चुनाव हारना तय कर लिया है, ऐसा कहा जाता था।
थोड़े दिन गए तो उनको लगा नहीं यार, आदमी में कुछ दम तो दिखता है। तो कहने लगे हाँ ठीक है, 125 सीट तो आ जाएगी। फिर कहने लगे नहीं नहीं 150 आ सकती है। फिर थोड़े उदार हो गए, नहीं नहीं यार 175 तक पहुंच जाता है। फिर कुछ लोग बहुत उदार हो गए तो बोले 182 तक तो पहुंच जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, 182 आएगी, क्योंकि एक बार अटल जी के जमाने में 182 आई थी, बस वहां ही अटक जाएगा। परिणाम क्या आया? जो 182 पर एक सीट नहीं दे पा रहे थे, हिंदुस्तान की जनता ने 282 सीट दे दिया भाइयों। और साथी दलों के मिलकर के पहली मैच में हमने 3 शतक बना दिए भाइयों, 3 शतक बना दिए, ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। भाइयों बहनों, 5 महीने पहले इस देश के पंडित कह रहे थे गुजरात के बाहर मोदी को कौन जानता है। आज 5 साल के बाद दुनिया कह रही है, दुनिया मोदी को जानती है कि नहीं जानती है? सारी दुनिया जानने लग ही रही है। ये सब संभव है कि नहीं संभव भाइयों? है कि नहीं है? और इसलिए हौसला बुलंद चाहिए दोस्तों। मुझे बताइए, कभी दुनिया में हिंदुस्तान की बात सुनी जाती थी क्या? आप सच्चा बताइए, सच बताइए जी, सुनी जाती थी क्या? दुनिया के किसी देश में हमारी चर्चा तक होती थी क्या? कोई हमारी अब बुरी घटना बने तो भरपूर चर्चा होती थी, लेकिन मेरे देश की ताकत के संबंध में कभी चर्चा नहीं होती थी। आज दुनिया के सामने भारत का चित्र खड़ा हुआ कि नहीं हुआ है? अरे हिम्मत से बोलो तो सही, सीना तान के बोलो, आंख में आंख मिला के बोलो, माथा ऊंचा करके बोलो, जी भर के बोलो, गर्व के साथ बोलो। दुनिया में हिंदुस्तान का नाम चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? इतने कम समय में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? वो अमेरिका में हिंदुस्तान के नाम की गूंज थी कि नहीं थी? थी कि नहीं थी? सच्चा बताओ। आप बताइए, आपको भी आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपको भी गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या कारण है? ये मोदी के कारण नहीं हुआ मेरे भाइयों बहनों। ये मोदी का जादू नहीं है, ये नहीं मोदी का करिश्मा है। दुनिया के हिंदुस्तान एक ताकत बन के उभरा है, वो मोदी के कारण नहीं है। लेकिन मोदी जब किसी को मिलता है तो मिलने वाले को पता है कि मोदी अकेला नहीं है, 125 करोड़ देशवासी उसके पीछे थे। ये करिश्मा आपका है, ये करिश्मा 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। अगर उन्होंने पूर्ण बहुमत वाली सरकार न बनाई होती, लूली लंगड़ी सरकार बनाई होती, तो दुनिया हमें पूछने वाली नहीं थी। दुनिया हमें इसलिए पूछ रही है क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने एक स्वर से फैसला कर लिया और पूर्ण बहुमत वाली दिल्ली में सरकार बना ली। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना ली और उसके कारण दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लगा है। अगर महाराष्ट्र का लोहा मनवाना चाहते हो, सब कुछ कीजिए भैया। मेरी बात पसंद ना आए तो मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र की भलाई के खातिर, आपकी अपनी भलाई के खातिर मेहरबानी करके महाराष्ट्र में लूली लंगड़ी सरकार मत बनाइए। किसी की मदद लेकर के चलनी पड़े ऐसी सरकार कतई मत बनाइए। अगर देना है तो छप्पर फाड़ के दे दीजिए, पूर्ण बहुमत दे दीजिए भाई।
और पूर्ण बहुमत देने का एक बहुत सा बड़ा फायदा होता है। पूर्ण बहुमत के कारण जनता का हाथ ऊपर रहता है। अगर लूली लंगड़ी सरकार बन जाए तो जनता का हाथ ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो क्या कहेंगे, कांग्रेस वाले कहेंगे नहीं नहीं हम तो करना चाहते थे, एनसीपी वालों ने नहीं कर दिया। एनसीपी वाले कहेंगे नहीं नहीं हमने तो बहुत किया लेकिन वो माने नहीं। ये एक दूसरे को टोपी पहनता है तो रहेंगे, एक दूसरे को टोपी पहनाएंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी तो बहानाबाजी कर पाएंगे क्या? आज अगर मोदी कुछ नहीं कर पाएगा तो मोदी ये कहेगा कि फलाने ने नहीं किया, ढिकने ने नहीं किया, कह सकता है क्या? आप मोदी का कान पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते? क्योंकि आपने मोदी को बहुमत दिया है। अगर आप महाराष्ट्र में बहुमत देंगे तो आप महाराष्ट्र की भाजपा के नेताओं का कान पकड़ सकते हैं। ये अधिकार जाने मत दीजिए, ये हक जाने मत दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए ताकि आप उसके पास से हिसाब मांग सके। भाइयों बहनों, इन दिनों पाकिस्तान आपको मालूम है, मैं हैरान हूं। जब मुंबई पे आतंकवादियों ने हमला बोला उस समय भी देश में चुनाव चल रहे थे। और उस समय हमने कहा था ये हमला मुंबई पर नहीं है, ये हमला हिंदुस्तान पर है। ये हमने कहा था और हमने कहा था ये पाकिस्तान को उसी रूप में जवाब देना चाहिए। हमने उस समय जो सरकार सत्ता में थी, चुनाव के दिन थे, लेकिन उस घटना का राजनीतिकरण नहीं करने दिया था। हमने उसको राष्ट्रीय मुद्दा माना था और सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ये हमने सार्वजनिक रूप से कहा था। हताश निराश राजनीतिक दल इन दिनों पाकिस्तान के विषय में अनाप शनाप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। ये आपको शोभा देता है क्या? और आप ये चाहते हैं क्या कि प्रधानमंत्री भी बयानबाजी करे? आप मुझे बताइए, मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए? कौन जवाब दे मुझे बताइए? कौन जवाब दे? जवान दे या न दे? उसकी उंगली जवाब दे कि न दे? ट्रिगर जवाब दे कि न दे? दे रहा है दोस्तों, दे रहा है। प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़े वो नौबत आने वाली नहीं, आप विश्वास रखिए दोस्तों। ये दम है सरकार में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास हो रहा है, आप उस भ्रम जाल में मत फंसिए। मुझे विश्वास है आपका मुझ पर है, मेरा आप पर है। ये विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। यही तो मेरी पूंजी है, यही तो मेरी ताकत है। भाइयों बहनों, मेरी एक प्रार्थना है, सारे जो उम्मीदवार हैं जरा मेरे पास खड़े हो जाए। इस चुनाव के उम्मीदवार, विधानसभा के उम्मीदवार, जरा उनको फोटो वोटो लेनी है तो जरा ढंग से खड़े हो जाओ। भाइयों बहनों, मेरा एक काम करोगे? जरा सब जवाब तो दो। पक्का करोगे? यहां से जाते समय
पानी की बोतल हो, कागज के टुकड़े हो, प्लास्टिक की थैली हो, सब उठा के ले जाओगे? पक्का ले जाओगे? यहां मैदान साफ करके जाना, ये हमारी भारत मां को गंदी करने का हमें अधिकार नहीं है। उसको पूरा करोगे? पक्का करोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोला ना, नाम बोला ना। माइक, हमें दिल से चाहने वाले और दिमाग से सोचने वाले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे सामने जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको भी हम प्रार्थना करते हैं कि जाते जाते सभी कचरा, कूड़ा या